ओडिशा के कांजियापाल गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर रवि भाई बताते हैं कि इनकी फैमिली का कोलकाता शहर में एक मिठाई की दुकान का बिजनेस है। उस दुकान को रवि के पापा और उनके बड़े पापा चलाते थे। अब धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ रही थी और उसी के साथ दुकान का बिजनेस संभालना भी मुश्किल हो रहा था इनके लिए। इसी बीच रवि के बड़े पापा का लड़का तरुण, वो बैंगलोर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था। घर वालों ने बोला कि कहाँ 20-25 हजार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकेगा, तू कोलकाता आ जा और ये अपना दुकान संभाल। अब तरुण यहाँ घर वालों की बात मानते हुए कोलकाता आके अपनी मिठाई का बिजनेस संभालने लगता है। पर इसी बीच तरुण का अपने गांव आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि गांव की ही एक लड़की से तरुण का चक्कर चलने लगा था। पर तरुण के घर वालों को ना वो लड़की पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि कैसे भी उनके बेटे का पीछा इस लड़के से छूट जाए, और अपनी ये जिद पूरी करने के लिए तरुण के घर वाले हर लिमिट क्रॉस करने को तैयार थे। पर उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी ये जिद उनके सामने कितना भयानक मंजर लाके खड़ा करने वाली है। इस बेहद ही खौफनाक लव क्राइम हॉरर थ्रिलर को मेरे साथ खुद रवि ने शेयर किया है, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, उस पूरी वारदात को आपके सामने पेश करने से पहले एक जरूरी बात। आजकल हर कोई ट्रेडिंग के जरिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, पर ट्रेडिंग सीखना इतना आसान नहीं होता है। आज मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है पॉकेट ब्रोकर। ये एक ग्लोबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो अवेलेबल है ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, डेस्कटॉप और वेब ऐप में। पॉकेट ब्रोकर के जरिए आप अपने दिन के फ्री टाइम में ट्रेडिंग करके ठीक ठाक मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इंटरफेस पे। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाता है रेडी टू यूज ट्रेडिंग सिग्नल्स, वो भी ट्रेड डायरेक्शंस एंड टाइमिंग के साथ। सिर्फ 1 क्लिक में ट्रेड ओपन हो जाएगा और आपको बस सिग्नल्स फॉलो करने हैं। इधर आपको मिल जाएगा सोशल ट्रेडिंग, सक्सेसफुल ट्रेडर्स जो ऑलरेडी मुनाफा जनरेट कर रहे हैं। अब उनके ट्रेड को आप हूबहू कॉपी करके ठीक ठाक कमाई कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड कॉपी कर लिया और फिलहाल आप स्क्रीन पर बैलेंस देख सकते हैं। और अभी हम एक छोटा सा ट्रेड करके देखते हैं। सिग्नल्स फॉलो करके ट्रेड लगाया है और ये देखिए रिजल्ट। इसके अलावा आपको यहाँ मिल जाता है 130 से भी ज्यादा एसेट्स, इंडिकेटर्स, और जो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। साथ ही आप मल्टी चार्ट मोड भी यूज कर सकते हैं। कार्ड, यूपीआई और क्रिप्टो के थ्रू इजी डिपॉजिट और विड्रॉल भी काफी आसान है विद 0 विड्रॉल फी। इधर आपको डेली बोनस मिल जाएगा और सिर्फ 2 ट्रेड ओपन होने के बाद आपका बोनस कैलेंडर एक्टिवेट हो जाता है। पॉकेट ब्रोकर पिछले 10 साल से इंडिया में लीगली ऑपरेट कर रहा है और इसके कई पॉजिटिव रिव्यूज भी हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करो और मेरा प्रोमो कोड MRNF100 यूज करके पाओ फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस। स्मॉल से स्टार्ट करो, सीखो और खुद फील करो। पर हाँ, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना प्रॉपर मार्केट रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जरूर कर लेना। अब चलिए कहानी में वापस आते हैं। रवि बताते हैं कि इनका गांव ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उस गांव का नाम है कांजियापाल। यहाँ पर रवि की पूरी ज्वाइंट फैमिली रहती थी। अब जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ये 2013 की है। उस समय रवि 9 साल के थे। अब देखो भाई, ये जो स्टोरी है ना, ये आपको अंदर से कचोट के रख देगी एकदम। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और मतलब मैं यही बोलूंगा कि मेंटली प्रिपेयर रहना जो अभी आप आगे सुनने वाले हो, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हुआ था ये कहानी बनाना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रवि के पापा और उनके बड़े पापा कोलकाता के अंदर एक मिठाई की दुकान चलाते थे। अब जैसे जैसे समय के साथ इनकी उम्र बढ़ रही थी, इनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच रवि के बड़े पापा का बेटा तरुण, वो बैंगलोर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाला था। अब घर वालों के बोलने पर उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं कोलकाता जाके अपनी मिठाई का बिजनेस संभालूंगा। और होता भी ऐसा ही है। अब यहाँ एक चीज समझना कि जब ये कोलकाता आया अपना बिजनेस संभालने के लिए, तो जो इनका गाँव था वो थोड़ा सा नजदीक पड़ गया। अब हर हफ्ते 10 दिन में तरुण कोलकाता से अपने गांव आ जाया करता। अब इसी दौरान तरुण की अपने ही गांव की एक लड़की से बात स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए और कुछ महीने के बाद ही दोनों एक दूसरे के लिए पागल हो चुके थे। अब यहाँ तरुण का भी काम पर ध्यान लगना कम हो गया। ये हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ बहाना करके गांव आ जाया करता। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, तरुण ने अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। अब इसके घर वाले तरुण के इस बिहेवियर से बहुत परेशान थे और साथ ही उनको वो लड़की भी पसंद नहीं थी। तरुण की फैमिली चाहती थी कि कैसे भी मेरे बेटे का पीछा उस लड़की से छूट जाए, पर नेचुरली तो वो पॉसिबल था नहीं। क्या करते ये लोग, समझा समझा के थक चुके थे, पर तरुण सुनने को तैयार नहीं। यहाँ पर तरुण की माँ इनके गांव के पास ही एक हनुमान साधक थे, मतलब जो हनुमान जी की उपासना करते थे, उनके पास जाती है। जाके उन्होंने बताया कि मेरा लड़का ऐसे ऐसे लड़की के चक्कर में पड़ गया है, आप देखिए बाबा कुछ उपाय कीजिए। तब उन बाबा ने अपना ध्यान लगाया और उसके बाद उन्होंने एक अलग ही एंगल खोल दिया। तरुण की मम्मी को उन्होंने बताया
कि आपके गांव में जो जागर होता है ना, एक तरीके का पूजा जिसमें रात भर लोग जागरण करते हैं, उस जागर में आपके बेटे को जो भोग का मिठाई होता है ना, उस मिठाई में कुछ मिला के लड़की के घर वालों ने खिला दिया है और इसी के कारण अब वो उनके वश में हो चला है। तब यहाँ पर तरुण की माँ ने पूछा कि बाबा फिर कुछ बताइए क्या उपाय है। तब उन्होंने बोला कि मैं एक तरीके की विधि बता रहा हूँ, वो पूजा आपको अगले 1 महीने तक लगातार करना है। और साथ ही उन्होंने एक मिश्री का पैकेट दिया जिसमें उन्होंने अपना मंत्र फूंक के रखा था। बाबा ने बोला कि इस मिश्री को हर रोज तरुण को खिलाना है। तरुण को कैसे भी आप लोग बुला के गांव वाले घर पर रखिए 1 महीने के लिए, और हर रोज वो मिश्री आप खिलाएंगे, आप चाहे जैसे भी खिलाए, दूध में डाल के दो, चाय में डाल के दो, कैसे भी दो। फिर 1 महीने के बाद आपको जो है चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ तरुण की मम्मी ने बाबा जी द्वारा बताया गया पूरा नियम किया और उसके 1-1.5 महीने के बाद ही तरुण में चेंजेस दिखने स्टार्ट हो गए। तरुण उस लड़की से मिलना जुलना कम कर चुका था। इसी बीच इसके घर वाले इस चक्कर में थे कि कैसे भी तरुण की कहीं शादी फिक्स कर दो ताकि ये उधर उलझ जाए और दोबारा उस लड़की के चक्कर में ना पड़े। अब इन लोगों ने तरुण को जब बताया कि तुम्हारी शादी हम यहाँ पे फिक्स करना चाह रहे हैं, तो सरप्राइजिंगली तरुण मान जाता है कि ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तरुण ना एक डायरी मेंटेन करता था, जिस डायरी में वो जो भी खर्च करता था उसका हिसाब लिख के रखता। जब तरुण उन लड़की वालों के ब्लैक मैजिक के प्रभाव से बाहर निकला, तब ना ये एक बार अपनी डायरी गो थ्रू कर रहा था और ये डायरी में देखता है कि भाई मैंने कितने ज्यादा पैसे उस लड़की और उनके परिवार वालों पर खर्च कर दिए। ये बात तरुण अपने पेरेंट्स को बताता है कि यहाँ पर इतना पैसा मेरे से वो लड़की लूट ली है। इस पर घर वालों ने बोला कि ठीक है बेटा, जो हो गया जाने दे, हमारा बेटा ठीक हो गया है, अब उसकी बुद्धि सही हो गई है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो, जो पैसा गया उसे जाने दो। पर तरुण के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि वो लड़की पे मैंने इतना भरोसा किया, उसके परिवार वालों को मैं अपने परिवार से ज्यादा माना और वो मेरे से पैसा ऐंठ रही थी। ये सीधा उनके घर पर पहुंच जाता है। घर पर जाके बोलता है कि ये मैंने आप पर इतना इतना पैसा खर्चा किया है, आप लोगों ने इतना पैसा मेरे से लिया है, वो पैसा वापस कीजिए। अब जब ये बात तरुण के पेरेंट्स को पता चली तो वो बहुत गुस्सा करने लगे, तुझे क्या जरूरत है उनके पास जाने की, क्यों बात किया उनसे जाके। और इन्होंने तरुण को बहुत डांटा। अब उनकी डांट सुनने के बाद तरुण शांत हो जाता है कि ठीक है, पर ना इसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मेरे से इतना पैसा ऐंठ लिया इन लोगों ने। अब रवि बताते हैं कि धीरे धीरे दिन कट रहा था, तरुण भैया की शादी भी फिक्स होने वाली थी और इसी बीच एक समय ऐसा आता है जब इनके गांव में मेला लगता है। वो मेला साल में एक बार 5 दिन के लिए आयोजन किया जाता है। उस मेले में आसपास के गांव से भी लोग आते हैं और वहां पर नारायण जी की पूजा और यज्ञ होता है। वहां पर गांव की सभी महिलाएं संकल्प लेकर आती हैं, अपना कलश स्थापना करती हैं और अगले 5 दिन तक तीनों टाइम भोग लगाया जाता है। अभी यहाँ मेले को लगे 2 दिन हो चुके थे। तीसरी रात को वहां पर प्रवचन चल रहा था। गांव के सारे लोग आसपास बैठे हुए थे और जो तरुण लड़का है, ये रवि और इसके दूसरे कजन भी वहीं साइड में बैठ के प्रवचन सुन रहे थे। इस बीच तरुण का फोन बजता है। इसने फोन की ओर देखा और फिर रवि को बोला कि अभी मेरा कॉल आ गया जरूरी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम लोग बैठो। यहाँ पर रवि उठ के अपनी मम्मी के पास चला जाता है और तरुण वहाँ से फोन पर बात करने के लिए मेले के बाहर आ जाता है। अब अगली सुबह रवि का स्कूल भी था तो उनकी मम्मी ने बोला कि अभी थोड़ी देर में तुम घर चले जाना, ऐसे सोओगे नहीं तो फिर स्कूल जाने में दिक्कत होगा। रवि आके अपने घर पर सो जाता है। अगले सुबह 8 बजे उठ के ये सीधा स्कूल पहुंचते हैं अपने। अब सुबह 9 बजे ही इनका एक दूसरा कजन इनके स्कूल पहुंचता है। वो सीधा रवि के क्लास में घुस गया और उन्होंने रवि को बोला कि भाई घर चल, कुछ प्रॉब्लम हो गया है। रवि अपना बस्ता उठा के उनके साथ घर आ जाता है और घर आने के बाद रवि को पता चला कि जो इनके तरुण भैया थे ना, उनको किसी ने मार दिया है और मार कर जो उनके गांव का खेत होता है उसी खेत में उनकी बॉडी फेंक दी है। सुबह जब कुछ लोग उधर से क्रॉस कर रहे थे तो उनको बॉडी दिखाई दी और फिर उन्होंने तरुण के घर पर इन्फॉर्म किया। अब यहाँ पर रवि बहुत क्लोज था तरुण से, ये बार बार जिद करने लगा कि मुझे देखने जाना उनकी बॉडी को। तब रवि के पेरेंट्स ने बोला कि नहीं तुम मत जाओ, तुम घर में जाओ अंदर, वहाँ सीन ठीक नहीं है, डर जाओगे तुम। अब यहाँ पर रवि के जो बड़े भैया थे, जो अपने सगे बड़े भैया थे, वो गए थे बॉडी देखने के लिए। जब ये देख के वापस आए तो इन्होंने बताया कि तरुण का हाथ और पैर दोनों तोड़ के उसको ट्विस्ट कर दिया था किसी ने और उनके मुंह में जहर डाला गया था।
जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। और साथ ही इस चीज को सुसाइड दिखाने के लिए उसकी बॉडी के नीचे डायरी में कुछ कुछ नोट लिख के रखा हुआ था। बाद में जब हैंडराइटिंग मिलाई गई तो पता चला कि भाई ये तो तरुण की हैंडराइटिंग है ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मर्डर का प्रूफ मिल चुका था। पर रवि बताते हैं कि इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी गांव की कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण इस केस को दबा दिया गया। ना कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, ना ही जस्टिस मिला। अब इस बीच जो रवि के पेरेंट्स थे उन्होंने तरुण के पेरेंट्स को बोला कि आप लोग केस लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। पर बेटे के जाने के गम में उनके पेरेंट्स एकदम टूट चुके थे। उन्होंने बोला कि क्या फायदा केस लड़के, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। और ऐसा बोल के बहुत फूट फूट कर रोने लगे वो लोग। फिर उनकी ये हालत देख के बाद में किसी ने प्रेशराइज नहीं किया केस वेस लड़ने के लिए, और ये केस ऐसे ही ठंडे बस्ते में चला गया। और यहीं से खेला चालू होता है दोस्त। अब देखो, जिस दिन तरुण की डेथ हुई थी उस दिन उसका अंतिम संस्कार करते करते शाम के 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। अब इसी बीच अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए इनके कई सारे रिश्तेदार पहुंचे हुए थे गांव पे। इन्हीं में से इनके 2 रिश्तेदार ऐसे थे जो पास वाले गांव से आए थे। उनका गांव तरुण के गांव से 1 किलोमीटर दूर था। अब वो लोग अंतिम क्रिया के बाद तरुण के घर पे आके बैठे हुए थे और घर से अपने गांव के लिए निकलते निकलते इनको शाम के 7:30 बज जाते हैं। अब एक चीज समझना कि जो इन रिश्तेदारों का गांव था ना, वहां तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो जहां पर मेला लगा था, उस मेले के पास में एक जंगल है और जंगल के साइड से एक रास्ता जाता है, और वो एक छोटा रास्ता था। जो दूसरा वाला रास्ता है वो नदी के ऊपर जो बांध बनी हुई है उस बांध से घूम कर जाना पड़ता है। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी तो मतलब 7:30-8 बज गए हैं, रात हो रहा है, तो छोटे वाले रूट से ही चलते हैं। ये दोनों रिश्तेदार उस जंगल के पास जो रोड था उस रोड से जाने लगे अपने गांव की तरफ। अब उसी रोड पे इनके गांव का गवर्नमेंट स्कूल भी पड़ता है। अब जैसे ही इन दोनों लोगों ने उस गवर्नमेंट स्कूल को पार किया, इनको पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। जहां पर तरुण की डेड बॉडी मिली थी वो उस गवर्नमेंट स्कूल से कोई 300-350 मीटर दूर है, और ये आवाज उसी डायरेक्शन से आ रही थी। अब इन दोनों ने वो आवाज तो सुनी, पर उस चीज को इग्नोर करते हुए एकदम तेजी से अपनी कदम आगे बढ़ाते रहे। इसी बीच दोबारा आवाज आती है इनको कि बचा लो मुझे, मेरी मदद करो, मुझे पानी दे दो पीने के लिए, बचाओ। अब जैसे ही इन लोगों ने वो आवाज सुनी, इनको समझ में आ गया कि ये तो तरुण की आवाज है। भाई ये आगे जा ही नहीं पाए, वहां से सीधा जंगल के अंदर भागते हैं और जंगल क्रॉस करके सीधा मेले में पहुंच गए। मेले में एकदम चिल्लाते हुए पहुंचे ये लोग। इन्होंने देखा कि वहां पर गांव के बाकी लोग भी मौजूद हैं, और जब उन गांव वालों ने इन दोनों को चिल्लाते हुए देखा तो वो सब इनके पास आ गए। उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये दोनों अगले 15-20 मिनट तो कुछ बोल नहीं पाए। बाद में इनको पानी दिया गया पीने के लिए, और फिर पानी पीने के बाद इन्होंने बोला कि उधर पीछे से कोई मदद के लिए बुला रहा है। हम लोग पीछे मुड़े पर कोई दिखाई नहीं दिया, ऐसा लग रहा था कि तरुण का आवाज़ है। पर गांव वालों ने इस बात को माना नहीं। उनको लगा कि अभी अभी ऐसे उसके अंतिम संस्कार से आया है तो हो सकता है इसको भ्रम हो रहा हो। अब वहां से गांव के 4 लोग उनके साथ उनको घर तक छोड़ने गए। अब यहाँ रवि बताते हैं कि हमारे कम्युनिटी में ऐसा नियम है कि अगर किसी की डेथ बिना शादी किए होती है तो 7 दिनों तक उसका क्रियाकर्म किया जाता है। फिर 7वें दिन जाके, जैसे हमारे में हिंदुओं में क्या होता है 13वीं होती है 13 दिन के बाद, तो यहाँ पर इनके कम्युनिटी में 7वें दिन पूरा वो फाइनल क्रियाक्रम होता है, और जिसकी शादी हो गई होती है उनका 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है ये सब काम। अभी रवि बताते हैं कि जो ये मेला लगता है ना हमारे गाँव में, ये दिवाली से 2-4 दिन पहले लगता है। अब फाइनली जब भैया का ये 7 दिनों का क्रियाक्रम चल रहा था तो उसी बीच दीपावली का त्यौहार आता है। अब यहाँ होता ये है कि जो तरुण है वो अपने मम्मी पापा के रूम में सोते थे, और जो ये 7 दिन तक इनका क्रिया चलने वाला था उस बीच उस रूम में कोई भी नहीं सो रहा था। अब इनके रिवाज के मुताबिक हर रोज उस रूम के अंदर खाना रखा जाता था, और खाना रख के गेट आगे से लॉक कर देते थे लोग। पर भाई चौथे दिन से ही अजीब अजीब चीजें होने स्टार्ट हो जाती है। जब ये लोग सुबह कमरा खोलते तो देखते कि भाई जो इन्होंने बर्तन में दाल रखी है, सब्जी रखी है, वो सब कुछ जमीन पर गिरा हुआ है। जिस मिट्टी के बर्तन में चावल रखा था वो पूरा चावल ही गायब है। और अगले 2 दिनों तक इनको रात में ऐसा सुनाई देता कि उस घर के अंदर बैठ के उस बर्तन में कोई खाना खा रहा है। अब जब एक दिन ऐसा हुआ तो अगले दिन सब लोग इंतजार में बैठे थे कि
फिर से होगा तो हम जाके देखेंगे कि कौन है अंदर। तो यहाँ रवि के बाकी घर वाले दूसरे रूम में बैठ के इंतजार करने लगे। रात के करीब 12:30 बजे के आसपास तरुण के पेरेंट्स के रूम से फिर वहीं बर्तन के बजने की आवाज सुनाई देती है। और थोड़ी देर के बाद जब वो आवाज शांत हो गई तब इसके घर वाले बाहर निकलते हैं कि भाई जाके देखेंगे कौन है अंदर। और जैसे ही रवि के पेरेंट्स और उसके ताऊ जी ये लोग सब कमरे से बाहर निकले, उस बंद पड़े कमरे से आवाज आती है कि हमको अकेले छोड़ दोगे क्या तुम लोग? हमको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। भाई साहब ये सुन के सबका खून सूख जाता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कमरे में जाके देखे कि कौन है। अब एक चीज समझना कि जो रवि के गांव वाला घर है, घर के जस्ट पीछे ना एक छोटी सी बाड़ी है। बाड़ी मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि छोटा खेत जैसा एरिया। और जहां वो बाड़ी खत्म होती है उससे थोड़ी दूर पर बांस के पेड़ का जंगल है पूरा। अभी तरुण वाले घटना के 10वें दिन रवि की माँ रात के करीब 10 बजे के आसपास उसी बाड़ी में खड़े होकर फोन पे बात कर रही थी। और तभी इन्होंने देखा कि बाड़ी के बिल्कुल एंड पर एक बहुत बड़ा सा जानवर कूदा है नीचे। और वहां कूदने के बाद वो गुर्रा रहा था गुस्से में। रवि की मम्मी तुरंत भाग के घर के अंदर आ जाती है। इन्होंने दादी को बोला तो दादी ने बताया कि पीछे बांस का जंगल है ना, तो हो सकता है उधर से कोई बंदर आया हो। अब ये चीज अगले 2-3 दिन तक लगातार रिपीट हुई। और जब ये तीसरे दिन हुआ तो दादी गई पीछे बाड़ी में और वहां खड़े होकर इन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी, क्योंकि दादी को पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि तरुण ही है। अब जिस रात उन्होंने गाली दी उसके बाद से चीजें नॉर्मल हो गई। पीछे बाड़ी में कोई भी नहीं आता। अब घर वालों को लगा कि ठीक है यार, अब सब कुछ शांत हो चुका है और ये सब लोग अपना नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने में लग जाते हैं। पर भाई ये चीज इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी नहीं। अब इनके घर के छत पर हर रात किसी के भागने की आवाज सुनाई देने लगी। और 1-2 बार रवि की मम्मी ने देखा कि छत से कोई इनके घर के आंगन की तरफ झांक रहा है। अब यहाँ पर इन लोगों ने गांव के अंदर जो बाबा थे उनको दिखवाया। बाबा ने आके अपना कुछ झाड़ फूक किया, पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। ये सब अगले 1 साल तक चलता रहा। अब इसी बीच अगले साल फिर से मेले का आयोजन होता है गांव में। और हर बार मेले में बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से पंडित वगैरह भी आते हैं। तो रवि के घर वालों ने बाहर से आए हुए एक बहुत ही सिद्ध पंडित से जाके बात की। उन बाबा ने बोला कि ये तुम्हारा बेटा ही है, अभी मेला खत्म होने दो, फिर मैं अपनी क्रिया करूंगा। अब मेला खत्म होने के बाद बाबा आते हैं इनके घर और घर को मंत्रों द्वारा बांधा गया। उसके बाद इन्होंने तरुण के समाधि पर भी जाके कुछ क्रिया की और फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। पर उस क्रिया करने के 1 महीने के बाद तरुण की जो समाधि थी उससे थोड़ी दूर पर एक साग का बगीचा था। उसी बगीचे के आसपास कुछ लड़के खेल रहे थे और खेल खेल में उन्होंने एक पानी का लोटा तरुण की समाधि पर रख दिया। अब जैसे वो लड़के वहां लोटा रख के वहां से जाने लगे, उनमें से एक लड़का वही समाधि पे आके लेट जाता है। और लेट के उसने अपने हाथ पैर को सेम उसी पोजीशन में कर लिया जिस पोजीशन में तरुण की लाश मिली थी। दोनों हाथ पैर ट्विस्ट हो गए उस लड़के के। अब भाई जो उसके साथ वाले लड़के थे वो सब गांव के अंदर चिल्लाते हुए भागते हैं। अब जब ये बात तरुण के घर पर पता चली तब तरुण के पापा और रवि के पापा ये दोनों लोग आते वहां पे और उस लड़के को देखते ही समझ गए कि तरुण की आत्मा इसके अंदर आ चुकी है। यहाँ तरुण के पापा उस लड़के से बोलते हैं कि तरुण, ये तू ही है ना? क्यों परेशान कर रहा है लड़के को? अब इतना सुनते ही वो लड़का एकदम सीधे होके बैठ जाता है और बैठने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए बोलता है कि मेरे को पानी ला के दो, मेरे को बहुत प्यास लगा है, मेरे को पानी दे दो। ये सेम लाइंस उन 2 रिश्तेदारों ने भी सुनी थी पानी वाली, कि कोई पानी मांग रहा है। तरुण के पापा को तुरंत ये चीज स्ट्राइक की और इन्होंने 1 बाल्टी पानी लाके उस लड़के के सामने रख दिया। 2 मिनट के अंदर उसने पूरा पानी खत्म कर दिया बाल्टी का। फिर यहाँ जो तरुण के पापा थे वो पूछे कि अगर अब भी तुम हो इस लड़के के अंदर तो बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, कौन किया ये सब? तब उस लड़के के अंदर से तरुण की आत्मा ने बोलना स्टार्ट किया कि उस रात जंगल से कोई 4-5 आदमी आए थे निकल के। उस समय तरुण स्कूल के आसपास फोन पे बात कर रहा था और उन आदमियों ने उसी स्कूल वाले रास्ते पर तरुण को रोक के पूछा कि मेला जाने का रास्ता किधर से है। अब जैसे ही तरुण उनके पास आया रास्ता बताने के लिए, उन्होंने तरुण के मुंह पर गमछा बांध दिया। अब उन सब का मुंह भी आधा ढका हुआ था और गमछा बांधने के बाद तरुण को बहुत मारा उन लोगों ने।
और मारने के बाद उसका हाथ पैर तोड़ के वहीं खेत में फेंक दिया। अब ये सुनते ही तरुण के पापा एकदम रोने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि तुम पहचान सकते हो कौन मारा था, कौन था वो लोग? तब उस लड़के ने बोला कि उन सबका मुंह बंधा हुआ था, हम उसको साफ साफ देख नहीं पाए थे। अब जब ये सारी चीजें बाहर निकल के आई तब इनके घर वालों ने सेम उन्हीं बाबा से कांटेक्ट किया, इस लड़के के अंदर ऐसा ऐसा हो गया है, तरुण की आत्मा आ गई है। तब उन बाबा ने एक ताबीज और चांदी का हनुमान जी का लॉकेट बना के उस लड़के को दिया पहनने के लिए और बोला कि कभी इसे अपने गले से बाहर मत निकालना। उसके बाद से जाके लड़का नॉर्मल हुआ। भाई इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है यार, क्या हो गया भाई? अभी रवि बताते हैं कि हमारे घर वालों को तो यही शक है कि जो वो लड़की के घर वाले थे उन्होंने ही अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपना बदला लेने के लिए तरुण की जान ले ली। अब एग्जैक्ट क्या हुआ था ये कुछ भी क्लियर पता नहीं चल पाया इस केस में, किसने मारा था उनको, पर ये उनका अनुमान है कि लड़की के घर वालों ने किया है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।